नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पुनः जीएस जीके एंड करंट अफेयर्स के जो प्रैक्टिस सेट को लेकर के पुनः उपलब्ध हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए आइए अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं, लेकिन उसके प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ने से पहले आप सभी लोग जो हैं, जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो हमारा नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और जाते जाते जो है आप सभी लोग एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आइए चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं और आप सभी लोग साथ में इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते रहिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 किस पे आ चुका है। प्रश्न नंबर 1 है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? बताइए, सतत विकास का, स्वच्छता वर्ष का, वन संरक्षण वर्ष का या जल संरक्षण वर्ष का? तो बताइए किसका किया है? तो सतत विकास का किया है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2002 को किस अंतर्राष्ट्रीय किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो सतत विकास का। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पर आ चुका प्रश्न नंबर 2, सतत विकास के लिए आवश्यक है, बताइए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपरोक्त सभी। तो क्या है? तो उपरोक्त सभी है। ठीक है, डी। सतत विकास का आवश्यक होता है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता को घटाना। ठीक है, तो यानी उपरोक्त सभी राइट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 आ चुका है स्क्रीन पे। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? बताइए, प्राकृतिक संसाधन का है, भौतिक संसाधन का है या औद्योगिक संसाधन का है या सामाजिक संसाधन का है? तो बताइए किसका है? तो ये जो है धारणीय विकास जो है किसका है? प्राकृतिक संसाधन का है। ठीक है, अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है ताकि उसका इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करें कि हमारी अगली पीढ़ी को जो है वो मिल सके, ना कि उसका दोहन करें ताकि वो खत्म हो जाए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? बताइए, कोयला है, खनिज तेल एवं गैस है, जल विद्युत है या परमाणु ऊर्जा है? तो अब सभी लोग को पता होगा क्या है, तो जल विद्युत है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है, आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20 सम्मेलन क्या है? बताइए, यह जो है ऑप्शन ए है, यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय मिनिस्ट्रियल बैठक है या यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन है या यह जैव विविधता पर कन्वेंशनल के सदस्य देशों का सम्मेलन? तो ये क्या है? तो यह धारणीय विकास पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ठीक है, क्या? रियो 20 सम्मेलन। ठीक है, आइए ऑप्शन ए सही है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट आ चुका है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। और दूसरा, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो क्या सही है? तो केवल दूसरा। ठीक है, इसका जो लक्ष्य है धारणीय विकास का, उसको 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। ठीक है, तो दूसरा सही और पहला जो है ये गलत है। आज चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है प्रश्न नंबर 7, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। और दूसरा है, 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो बताइए कथन कौन सा केवल एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो? तो क्या सही है? तो केवल कथन एक सही है। ठीक है, ये दूसरा है, इसकी जो उत्पत्ति है 2002 के जोहान्सबर्ग में, यहाँ से नहीं हुआ था। ठीक है, पहला से धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य परियोजना है। ठीक है, कार्य योजना। आज चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? बताइए, योजना आयोग है, विनिवेश आयोग है, नीति आयोग है या वित्त आयोग है? तो क्या है? तो नीति आयोग है। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। कार्यान्वयन के लिए कौन सा नोडल संस्था है? तो नीति आयोग है सतत विकास के लक्ष्यों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। आई चलते नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास लक्ष्य अर्थात SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? बताइए, SDG
मतलब सतत विकास लक्ष्य 6, सतत विकास लक्ष्य 7 और सतत विकास लक्ष्य 8वां या सतत विकास लक्ष्य 9वां। तो बताइए क्या है? तो जो इसका SDG है 6, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य 6। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, जो 2030 तक के सभी के लिए पानी उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन का लक्षित करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। आइए चलते प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां स्क्रीन पे आ चुका है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। ठीक है, तो पहले हम लोग कथन पढ़ते हैं। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कारण है सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ी की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करेगा। और इसमें नीचे दिए कूट हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए आर दोनों सही है और जो आर ए की सही व्याख्या मतलब स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो नेक्स्ट स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न नंबर 11वां। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला कहाँ पाई गई है? बताइए। बाघ, बरहुत, भीमबेटका या मथुरा? तो कहाँ पाई गई है? तो भीमबेटका में। ठीक है, भीमबेटका, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला कहाँ पाई गई है? तो भीमबेटका में पाई गई है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन से स्थल अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। भीमबेटका, मिर्जापुर, पंचमढ़ी और सुंदरगढ़। तो बताइए क्या है? आपके सामने एक नीचे कूट दिए गए हैं, 1 2 2 3 1 3 4 1 2 3 4। तो बताइए क्या है? तो चारों हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। भीमबेटका भी है, मिर्जापुर भी है, पंचमढ़ी भी है और सुंदरगढ़ भी है जो अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आइए चलते आगे। प्रश्न नंबर 13वां स्क्रीन पे आ चुका है। हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन संस्कृति बताइए। वैदिक संस्कृति थी, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी है? तो कायथा संस्कृति है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। कौन सी? हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति कैसी थी? तो कायथा संस्कृति। ठीक है, तो अच्छा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? बताइए। नर्मदा घाटी में हथनोरा, सोन घाटी में बघोरा, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद और बेलन घाटी में बांस घाट। तो कहाँ पे? नर्मदा घाटी में हथनोरा। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। कौन सा? होमो इरेक्टस। इरेक्ट्स कहाँ पे? यह एक कपाल है, किस स्थान पे प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी के हथनोरा में। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 आगे स्क्रीन पे। निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल में मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? बताइए। दमदमा, महदाह, सरायनाहर राय या पटना? तो कहाँ? तो महदहा में। ठीक है, महदहा में, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, किसके? मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल में मृग श्रृंग के छालों की जो है माला कहाँ मिली है? तो महदहा में, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बताइए। धौलावीरा, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो या राखी गढ़ी? तो कहाँ से? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। क्या? पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, तो मेहरगढ़ से। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 आ चुका है। उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? बताइए। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से, मध्य प्रदेश के सोन घाटी से या मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी से या महाराष्ट्र में गोदावरी घाटी से? तो कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा। ठीक है, कहाँ से? उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है प्रश्न नंबर 18। बुर्ज होम के नवपाषाण कालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? बताइए। गाय, कुत्ता, कबूतर, घोड़ा? तो किसकी? तो कुत्ते की थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है। ग्राउंड स्टोन टूल्स द्योतक है किसका है? कृषि अर्थव्यवस्था के, व्यापारिक अर्थव्यवस्था के, औद्योगिक अर्थव्यवस्था के या राजनीतिक अर्थव्यवस्था? तो ये किसके हैं? तो कृषि अर्थव्यवस्था के हैं। ठीक है, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्या? ग्राउंड स्टोन टूल्स द्योतक किसका है? कृषि अर्थव्यवस्था का है। तो ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अच्छा, तो नेक्स्ट पे आ चुका है। सूची पहली जो है स्थल दी है और सूची 2 है संस्कृति है। ठीक है, के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आप दीजिए। ठीक है, ये आपका जो है ये स्थल है और ये संस्कृति है। तो बताइए। चोपानी मांडो, कुली और अत्रिपक्कम और इनाम
गांव। तो बताइए कहाँ से चौपानी मांडू कहाँ से है, पूरा पाषाण काल का है संस्कृति है, या ताम्र पाषाण काल की, पूर्व हड़प्पा की, या मध्य पाषाण की। तो कहाँ की है, तो ये जो है चौपानी मांडू जो है मध्य पाषाण की संस्कृति है। ठीक है, ये स्थल, माफ़ी चाहूँगा, ये संस्कृति है। अच्छा, ये उल्टा हो गया है। ठीक है, तो संस्कृति इधर है और स्थल इधर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बगल में, ए हो गया। और कूली जो है, कूली का क्या है, तो पूर्व हड़प्पा है। ठीक है, ये इसका बी हो गया। और अतिरम पक्कम जो है ये किसका है, तो पूरा पाषाण का है। ठीक है, तो ये सी हो गया। और ताम्र पाषाण एक नाम आखिरी बचा है, इनाम गांव, तो ये आपका डी हो गया। ठीक है, तो डी, तो सी डी बी ए। आपको मैं पुनः बताता हूँ, चौपानी मांडू क्या है, मध्य पाषाण का, और कूली जो है पूर्व हड़प्पा का है, अतिरम पक्कम जो है, अतिरम पक्कम पूरा पाषाण काल, और इनाम गांव जो है ताम्र पाषाण काल का। आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आज चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 21। वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से किस एक राज्य में मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक था, बताइए। असम, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो किसमें, तो केरल में। ठीक है, किसमें, वर्ष 2021 में जो है मानव विकास सूचकांक सबसे सर्वाधिक किस राज्य का था, तो केरल का था। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट पे आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं पूछा है, आप इसको इंडिकेट कर लीजिएगा। उपभोग व्यय, शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर, और स्वास्थ्य। तो क्या है, तो शिशु मृत्यु दर। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, मानवीय विकास सूचकांक का तत्व से पूछा नहीं है, तो ऑप्शन बी उपभोग व्यय है, और वयस्क साक्षरता दर और स्वास्थ्य, ये तीनों जो हैं मानव विकास सूचकांक के तत्व होते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है प्रश्न नंबर 23। भारत में निम्न राज्यों में से किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, बताइए। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो किसमें कम है, सभी लोग को पता होगा, बिहार राज्य में। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय दर जो है बिहार की है। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है प्रश्न नंबर 24। गत 5 दशकों में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि के योगदान का प्रतिशत बताइए, कितना। धीरे धीरे घट गया है, या परिवर्तित है, धीरे धीरे बढ़ा है, या तीव्रता से बढ़ा है। तो क्या है, तो धीरे धीरे जो है ये घटता जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है, मानव निर्धनता सूचकांक के स्थान पर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ठीक है, किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, बताइए। कब किया गया था, 1997, 2011 में, 2008 में, या 2010 में। तो कब किया गया था, तो 2010 में। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। क्या, तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। ठीक है, ये कब प्रस्तुत किया था, तो 2010 में प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न नंबर 26। बीते हुए 2000-2010 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पादन की अधिकतम वृद्धि दर किस वर्ष में थी, बताइए। 2006-7, 2005-6, या 2007-8, 2009-10। तो कब हुई थी, तो 2007-8। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है प्रश्न नंबर 27। वर्ष 2022-23 1% AE में भारत में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय चालू कीमत पर, ठीक है, लगभग कितनी अनुमानित है। रुपये 80,388, रुपये 71,593, रुपये 17,620, और रुपये जो है 74,193। ठीक है, ये जो है 1,70,620 गलत लिखा है। ठीक है, बीच में एक जीरो एक्स्ट्रा लग चुका है, तो आप इसको जो है काट लीजिए। ठीक है, 70,620 ही रहेगा। ठीक है, मैं इसको काट देता हूँ। ठीक है, तो ये गलत टाइप हो गया है। तो बताइएगा क्या है, वर्ष 2022-23 में भारत में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय मतलब चालू कीमत पर लगभग कितनी अनुमानित की गई है, तो 17,620 रुपये। ठीक है, मैं इसको इधर अलग से फिर से लिखता हूँ, आप सभी 17,620। ठीक है, ये 620। ठीक है, तो ये बीच में एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया था, तो 1,70,620 हो गया था, तो ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है, तो भारत में किस राज्य ने मानव विकास वेदनाओं का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था, बताइए। हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, या आंध्र प्रदेश। तो किसने किया था, तो मध्य प्रदेश राज्य ने। ठीक है, मानव विकास प्रतिवेदनाओं का प्रकाशन सर्वप्रथम मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है, बताइए। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या सभी तीनों बराबर योगदान देते हैं। तो कौन सा देता है, तो तृतीय क्षेत्र जो होता है सबसे ज़्यादा योगदान देता है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में। ठीक है, आज नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है प्रश्न नंबर 30। भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया था, बताइए। विलियम
डिग्बई द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, BKRV राव द्वारा और MG रनड़े द्वारा। किसके द्वारा? तो प्रथम जो है राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसके द्वारा किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 31, स्पंजी टिश्यू, ठीक है, स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो है, दशहरी है, नीलम है या लंगड़ा है। तो कौन सा है? तो ये अल्फांसो किसका जो आम है, एक वैरायटी है, तो इसके कारण जो है वो इसमें एक रोग लग गया है, बीमारी है, उसको क्या कहते हैं? तो स्पंजी ऊतक कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका, प्रश्न नंबर 32, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए कौन सा राज्य है? कश्मीर है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल? आप सभी लोग को पता होगा, तो कौन है? जम्मू कश्मीर है। ठीक, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है, प्रश्न नंबर 33, हरित क्रांति के फल स्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था, बताइए कितना? 1500 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम, 2222 किलोग्राम या 3000 किलोग्राम? तो कितना था? किसका पूछ रहा है? तो गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन रिकॉर्ड अंक तो पूछ रहा है हरित क्रांति के द्वारा, तो 2222 किलोग्राम। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका, प्रश्न नंबर 34, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, बताइए केरल तट में, तमिलनाडु तट पे, तेलंगाना या विदर्भ में? तो कहाँ पाया जाता है? तो तमिलनाडु तट पर। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र अगर पूछे तो तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुका है, प्रश्न नंबर 35, देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य बताइए? कर्नाटक है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश? तो आप सभी लोग को पता होगा गन्ने का उत्पादन कौन है, उत्पादक राज्य सबसे ज्यादा, तो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। आज चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है, प्रश्न नंबर 36, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य बताइए? असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु? कौन सा है? तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा जो है कॉफी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और चाय के लिए क्या है? तो असम है, और मसालों के लिए जो है तो केरल है। ठीक है, आज चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है, मैकोरानी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है, बताइए? अत्यंत सिंचित परिस्थितियों में, विलंब में बोने के लिए और सिंचित परिस्थितियों के लिए उपयुक्त में से किसी एक के लिए भी नहीं है। तो किसके लिए? तो असिंचित परिस्थितियों के लिए, जहाँ पे सिंचाई की जो व्यवस्था होती है बहुत कम है, तो उसके लिए मैकोरानी गेहूं का उपयुक्त ये किस्म मतलब एक प्रकार का बीज है जिसको असिंचित परिस्थितियों के लिए बोया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है, प्रश्न 38, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है, बताइए? मसूर, अलसी, सरसों या सोयाबीन? तो कौन सी है खरीफ फसल? तो सोयाबीन है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। आई चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, बताइए? पत्ता गोभी में, गाजर में, फूल गोभी में, पालक में? तो किसमें पाई जाती है? तो पालक में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। आज चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है, प्रश्न नंबर 40, केले के वृक्ष का प्रसारण किस विधि द्वारा करते हैं, तो बताइए? क्राउन द्वारा या सोड भुस्तारी या तलवार सर्कस द्वारा या बडिंग या वाटर भुस्तारी या वाटर सर्कस द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो सोड भुस्तारी या तलवार सर्कस के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, किसका? केले के वृक्ष का प्रसारण विधि है ये। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में स्थित जोशीमठ शहर का नाम बदलकर अब आधिकारिक तौर पर नया नाम क्या रखने की मंजूरी दी है, बताइए? ज्योतिर्मठ, शिवांग मठ, तपोमठ या उत्तराखंड मठ? तो क्या है? तो उसको ज्योतिर्मठ दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, जोशीमठ का जो शहर है उसको नाम बदल के उत्तराखंड में जोशीमठ जो शहर नामक एक उसका आधिकारिक तौर पे नाम बदल दिया गया है। उसका नाम क्या है? तो ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। प्रश्न की ओर चलते हैं, हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने, बताइए? जगन रेड्डी, जी रंगा रेड्डी, पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू? तो कौन बने हैं? तो हमारे चंद्रबाबू नायडू बने। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पाँचवा, प्रश्न नंबर 43, हाल ही में जापान भारत का संयुक्त 8वां समुद्री सैन्य अभ्यास GMAX 24 का आयोजन कहाँ किया गया था, बताइए?
याकोहामा जापान में, याकोहामा, ठीक है। मालाबार तट भारत, बंगाल की खाड़ी भारत, और योकोसुका जापान का। तो कहाँ पे क्या गया था? तो योकोसुका जापान में, ठीक। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। कौन सा? भारत और जापान का संयुक्त 8वां समुद्री सैन्य अभ्यास जिसका नाम है GMX-24, ठीक है। आप सभी लोग नोट कर चुके, अरे नोट कर लीजिएगा कि अगर आपसे पूछे भारत जापान का जो 8वां संयुक्त जो समुद्री अभ्यास था उसका नाम क्या था, तो GMX-24 था, ठीक है। और पूछे कि कहाँ पे किया गया था, तो योकोसुका जापान में, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। अच्छे थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 44 स्क्रीन पर आ चुका है। FIH ने हाल ही में हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश को सौंपा है? बताइए। भारत को, जापान को, दक्षिण कोरिया को, या मलेशिया को? तो किसे सौंपा है? तो भारत को। तो आप सभी लोग जानते हैं भारत का अगर राष्ट्रीय खेल पूछे तो क्या है, तो हॉकी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है प्रश्न नंबर 45। विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के विकास अनुमान को 6.4% से बढ़ाकर अब कितना प्रतिशत कर दिया है? बताइए। 8.3%, 6.6%, 7.6%, या ऑप्शन डी 6.4%? तो कितना कर दिया है? तो 6.6% कर दिया है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। किसके द्वारा? विश्व बैंक ने, ठीक है, भारत के वित्तीय वर्ष 2025 के विकास का अनुमान जो है 6.4% से बढ़ाकर 6.6% कर दिया, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। आज चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जाते हैं प्रश्न नंबर 46। गेल अर्थात इंडिया, ठीक है, गेल इंडिया मध्य प्रदेश के किस शहर में भारत की सबसे बड़ी ईथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की? बताइए। खजुराहो, सीहोर, रीवा, इंदौर? तो कहाँ पे? तो सीहोर में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। किसका किया गया है? तो ईथेन क्रैकर परियोजना का स्थापित, ठीक है। इसमें कितने पैसे की निवेश होगी? तो 60,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा, ठीक है, मध्य प्रदेश में के सीहोर में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47। इंस्टीट्यूट IEP द्वारा प्रकाशित वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत 163 देशों में से किस स्थान पर है? बताइए। 116वां, 107वें, 120वें, या 125वें? तो कितने पे है? तो 116वें स्थान पर। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। किसमें? ये जो है वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा, IEP के द्वारा, ठीक है। उसमें जिसमें 163 देश शामिल हुए थे। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 की जो रिपोर्ट पेश हुई उसमें भारत का जो है 116वां स्थान है, ठीक है। तो आई चलते नेक्स्ट आ चुका है प्रश्न 48। हाल ही में नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में कितने करोड़ और घरों को मंजूरी दी? बताइए। 2.5 करोड़, 3 करोड़, 1.5 करोड़, या 5 करोड़? तो कितना? तो 3 करोड़। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। आई चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किया गया? बताइए। रविंद्र जडेजा, KL राहुल, रविचंद्र अश्विन, अंबाती रायडू? तो किसका है? तो रविचंद्र अश्विन का, ठीक। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। इनकी कौन सी हिस्ट्री है? तो आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ठीक है, इन्हीं के द्वारा, ठीक है। इनका जो है क्रिकेटर की आत्मकथा है, किसकी? रविचंद्र अश्विन की। आई चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50। फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बताइए। राफेल नडाला, सुमित नागल, नोवाक जोकोविक, और कार्लोस अल्काराज? तो किसके द्वारा? तो ऑप्शन डी, ठीक है, कार्लोस अल्काराज के द्वारा, ठीक है। किसका? फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला जो यहीं पे आज समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो जो है काफ़ी पसंद आई होगी और मददगार होगी। तो आप सभी लोग जो जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग जो है सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे पहुंच सके, और इसको एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपसे पुनः जो है मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है।